दोस्तों, एक ऐसा देश के बारे में सोचिए जहां जमीन के नीचे इतना तेल छुपा है कि वो अगले 100 साल तक खत्म नहीं होगा। एक ऐसा देश जिसके पास इतनी दौलत है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ उम्मीद से देखती है, लेकिन इसी तेल के वजह से इस देश को बहुत बार परेशान किया गया। उनकी अपनी जमीन, उनका अपना तेल, लेकिन फिर भी उनका उस पर पूरा हक नहीं था। ये कहानी है ईरान की। ये कहानी है उस काले सोने की जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, जो आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां कुदरत ने बहुत सारा खजाना दिया है और ईरान उनमें से एक है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा देश की कहानी है जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक अपनी चीजों के लिए लड़ाई लड़ी। एक वक्त ऐसा आया था जब ईरान ने अपने तेल दूसरे देशों से वापस लेने के लिए अपने सबसे बड़े नेता तक को खो दिया, और आज भी दुनिया के बड़े देशों ने उन पर कई तरह का सैंक्शंस लगा के रखे हैं ताकि वो अपना तेल ना बेच सके। तो चलिए आज हम ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का पूरा सफर देखेंगे, साल 1901 से लेके आज तक। ये कहानी किसी फिल्म की तरह है जिसमें दोस्त, धोखा, क्रांति और हिम्मत की बातें हैं। वक्त था 1901। ईरान को तब पर्शिया कहा जाता था। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन जिसका नाम विलियम डी आर्की था, ईरान के राजा के पास एक बड़ा सपना लेकर पहुंचा। उसने राजा से एक खास परमिशन ले ली। परमिशन क्या थी? ये कि वो ईरान की जमीन खोद कर तेल ढूंढ सकते हैं। बदले में ईरान को कंपनी के प्रॉफिट्स का सिर्फ 16% हिस्सा मिलना था। सोचिए, जमीन ईरान की, तेल ईरान का, लेकिन उस पर असली हक विदेशी बिजनेसमैन का हो गया। सालों तक खुदाई चलती रही लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर आया 26 मई 1908 का दिन। मस्जिद सुलेमान नाम की जगह पर अचानक जमीन से काला तेल निकलने लगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में तेल की पहली बड़ी खोज थी। इसने दुनिया की किस्मत बदल दी। इस तेल को बेचने के लिए 1909 में एक कंपनी बनी, APOC, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। इसका पूरा कंट्रोल लंदन के पास था। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने खुद इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। अब ईरान का तेल सीधा ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आ गया। पूरे 33 साल तक यही चलता रहा। 1935 में देश का नाम बदलकर ईरान हुआ तो कंपनी का नाम भी बदलकर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा 1933 में हुआ। एक नया समझौता साइन हुआ जो 60 साल के लिए था। इसके मुताबिक हर एक टन बेचने पर ईरान को सिर्फ 0.2 ब्रिटिश पाउंड्स मिलते थे। तेल कहाँ जाएगा, कितने में बिकेगा, इसका फैसला ईरान नहीं कर सकता था। सोचिए, आपके घर में एक अमरूद का पेड़ है, लेकिन पड़ोसी सारे अमरूद ले जाए और आपको बदले में सिर्फ एक छोटा सा पत्ता दबा दे। ईरान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों, कई सालों तक जुल्म सहने के बाद साल 1950 तक ईरान के लोगों का सब्र टूट गया। सबका एक ही सवाल था, जब जमीन हमारी है और तेल हमारा है तो उसका मुनाफा पर किसी और का हक क्यों? ईरान की पार्लियामेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान का होगा। इसे उन्होंने नेशनलाइजेशन का नाम दिया। इसका मतलब होता है अपने देश की चीजें पर अपना पूरा हक जताना। साल 1951 में ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मोसादेक। वो एक बहादुर नेता थे। उन्होंने तुरंत नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी बनाई। उनका कहना साफ था, ईरान का तेल ईरान के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक देश ने बड़े बड़े ताकतवर देशों को चैलेंज कर दिया है। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि अगर ईरान अपना तेल खुद बेचेगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर एक गुप्त प्लान बनाया। उन्होंने जबरदस्ती मोसादेक की सरकार को गिरा दिया और उन्हें कुर्सी से हटा दिया। एक नेता जो सिर्फ अपने देश की भला चाहता था, उसे धोखे से हटा दिया गया। इसके बाद 1954 में एक नया डील हुई। अब प्रॉफिट को 50-50 बांट दिया गया, आधा ईरान का और आधा विदेशी कंपनीज का। लेकिन कंट्रोल और टेक्नोलॉजी फॉरेन कंपनीज के पास ही रहा। इसी वक्त पुरानी कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया। भले ही अब ईरान को थोड़ा पैसा मिलने लगा, लेकिन असली कंट्रोल अभी भी बाहर के लोगों के हाथ में ही था। 1960 के दशक में एक नया चीज हुई। तेल निकालने वाले देशों ने सोचा, हम अकेले अकेले क्यों लड़ें, क्यों ना हम एक टीम बनाई जाए। उन्होंने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया जिसे OPEC कहा गया। अब ये टीम मिलकर डिसाइड करती थी कि दुनिया में कितना तेल जाएगा और कितनी कीमत होगी। इस वक्त तक ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में एक बन गया था। ईरान के पास बहुत पावर आ गई थी। साल 1973 में अरब देशों और इसराइल के बीच जंग चढ़ गई थी,
जिसके वजह से तेल की कीमत अचानक बढ़ने लगी। उस वक्त ईरान के राजा, जिन्हें शाह कहा जाता था, उन्होंने दुनिया के बड़े देशों को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग जो हमें गेहूं, चीनी और सीमेंट बेचते हो, उनके दाम तुमने 300 गुना बढ़ा दिया है, तो अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर तुम्हारा सामान महंगा होगा तो हमारा तेल भी 10 गुना महंगा होगा। ये पहली बार था जब ईरान ने दिखाया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। तेल बेचकर इतना सारा पैसा तो आ रहा था, लेकिन वो पैसा सबके पास नहीं पहुंच रहा था। शाह के कुछ खास दोस्त और अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे थे, लेकिन आम जनता वहीं के वहीं रहे। उन्हें लग रहा था कि तेल उनका है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रहा है। देश के अंदर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। यही गुस्सा आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति बनने वाला था। साल 1979 में ईरान में सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई। पुराने राजा शाह को देश से बाहर निकाल दिया गया और अयतो कोमिनी नया लीडर बने। ईरान ने अब एक कड़ी फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम किसी भी विदेशी कंपनी की बातें नहीं मानेंगे। उन्होंने सारे पुराने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। अब ईरान का तेल पूरी तरह से ईरान की कंपनी NIOC के हाथ में आ गया। लेकिन अभी ईरान संभाल ही रहा था कि एक और बड़ी मुसीबत आ गई, ईरान इराक वार। ये जंग 1980 से 1988 तक यानी पूरे 8 साल चली। इस जंग में दुश्मन ने ईरान की तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मशीन्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। सोचिए, 1976 में ईरान हर दिन 6 मिलियन बैरल्स तेल निकालता था, लेकिन वॉर के वजह से ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गिर गया। जब तेल कम निकला तो देश की कमाई भी कम हो गई और इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। रेवोल्यूशन और वॉर के बाद ईरान कुछ सालों तक इंटरनेशनल ऑयल कंपनी से दूर रहा, लेकिन 1990s में लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वापस आना शुरू हुआ। साल 1997 में ईरान को नया प्रेसिडेंट मिले, मोहम्मद खतामी। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि तेल सिर्फ आज के लोगों का नहीं है, बल्कि ये आने वाले पीढ़ियों की अमानत है। मतलब हमें तेल का पैसा ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों का भी भला हो सके। ईरान ने अब सोचा कि अगर तेल से ज्यादा पैसा कमाना है तो नई मशीन्स और नया जगहों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 1997 से 2004 के बीच उन्होंने लगभग $40 बिलियन खर्च किए। ये इतना ज्यादा पैसा था कि इससे ईरान की तेल निकालने की कैपेसिटी फिर से बढ़ने लगी। इसी वक्त एक नया खिलाड़ी सीन में आया, चाइना को अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए बहुत सारा तेल चाहिए था और ईरान के पास वो तेल था। 2004 में दोनों के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई। चाइना ने कहा कि वो अगले 25 सालों तक ईरान से तेल और गैस खरीदेगा। ये डील कितनी बड़ी थी पता है? लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा। इसी के साथ ही चाइना की कंपनी CNPC ने ईरान की बड़ी ऑयल फील्ड्स यादावारन और साउथ आजादेगन को डेवलप करने की जिम्मा लिया। ईरान को अब एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार था। लेकिन दुनिया के बड़े देशों ने ईरान को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने दिया। साल 2012 में वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और यूरोप ने मिलकर ईरान पर एम्बार्गो लगा दिया। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझे तो उन्होंने पूरी दुनिया से कहा, कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। ईरान जो हर दिन 1.5 मिलियन बैरल्स तेल बेच रहा था और OPEC की दूसरी सबसे बड़ी ताकत था, उसे अचानक अपना तेल बेचना मुश्किल हो गया। उनकी दुकान पर जैसा एक बड़ा सा ताला लग गया हो। ये पाबंदी जुलाई 2012 से जनवरी 2026 तक चलती रही। जब आपकी सबसे बड़ी कमाई की चीज ही ना बिके तो देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा, चीजें महंगी होने लगी और लोगों की परेशानी बढ़ गई। लेकिन ईरान के लोग हार नहीं माने, वो फिर भी लड़ रहे थे। फिर जुलाई 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखी। ईरान के नए नेताओं जावेद और प्रेसिडेंट हसन ने अमेरिका और दुनिया के बाकी बड़े देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा समझौता किया। इसका नाम था JCPOA, जिसे लोग न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। इस डील का मतलब था, अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत को कंट्रोल में रखेगा तो दुनिया उन पर से सारी पाबंदियां हटा देगी। ईरान के लिए खुशी का मौका था, क्योंकि अब वो फिर से पूरी दुनिया को अपना तेल बेच सकता था। दोस्तों, ईरान के लिए सुकून के दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। मई 2018 में अमेरिका के नया प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुरानी डील JCPOA को मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने ईरान पर फिर से वही पुरानी कड़ी पाबंदियां लगा दी। इसका मतलब था ईरान के लिए तेल बेचना फिर से जुर्म बन गया। लेकिन ईरान के पास एक पुराना और पक्का दोस्त था, चाइना। जब पूरी दुनिया ने ईरान से मुंह मोड़ लिया तब भी चाइना उनका तेल खरीद रहा था। सैंक्शन से बचने के लिए ईरान ने एक स्पाई गेम शुरू किया। वो अपने जहाजों का नाम बदल देते थे और उनका सिग्नल ट्रांसपोंडर को बंद कर देते थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। इसे गोस्ट टैंकर्स भी कहा गया। एक बार पैसिफिक ब्रावो नाम की जहाज समुद्र में गायब हो गया और जब उसका सिग्नल वापस आया तो उसका नाम बदल चुका था और वो लगभग $120 मिलियन का तेल चाइना को दे चुका था। चोरी छुपे तेल बेचने का ये तरीका आज भी काम कर रहे हैं। आज 2026 में हालत ये है कि ईरान अपना लगभग 80% तेल अकेला चाइना को देते हैं। दुनिया ने उन्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वो रास्ता निकालना जानते हैं। अब बात करते हैं ईरान की असली ताकत की। सोचिए, ईरान के पास एक गुल्लक है जिसमें 160 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल भरा है। ये पूरी दुनिया के कुल तेल का लगभग 10% है। अगर आज इस तेल की कीमत लगाई जाए तो ये $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। लेकिन ईरान के पास सिर्फ तेल ही नहीं है, उनके पास एक और छुपा हुआ खजाना है, नेचुरल गैस। गैस के मामले में ईरान दुनिया में दूसरी नंबर पर है, सिर्फ रसिया के बाद। 2011 में उन्होंने कैस्पियन सी में सरदारी जंगल नाम की जगह ढूंढी जहां इतनी गैस है कि अगर ईरान चाहे तो रसिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये गैस हमारे घरों में खाना बनाने और फैक्ट्रीज चलाने की काम आती है। अब एक मजेदार बात सुनिए, अमेरिका या कनाडा को एक बैरल तेल निकालने में $40 से $60 खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ईरान के लिए ये काम बहुत सस्ता है, सिर्फ $10। मतलब ईरान का तेल दुनिया में सबसे सस्ता निकलता है, इसीलिए उन्हें मुनाफा भी सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, साल 1901 में एक अंग्रेजी बिजनेसमैन ने ईरान की जमीन से तेल निकालने की हक लिया था। आज 125 साल बाद वही ईरान दुनिया के पावर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जिन देशों ने ईरान पर पाबंदियां लगाई उन्हें भी कहीं न कहीं ईरान की तेल जरूरत पड़ती है या फिर उन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। चाइना ने मुश्किल वक्त में भी ईरान के साथ नहीं छोड़ा और ईरान ने हर बार टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा देश की कहानी है जिसने अपनी जमीन की दौलत के लिए बार बार लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1953 में अपना एक महान नेता मोहम्मद मोसादेक को खोया, लेकिन अपना हक मांगना कभी नहीं भूला। इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपना तेल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ईरान की जमीन के नीचे अभी भी 100 साल से ज्यादा का तेल बाकी है और पूरी दुनिया की नजर अभी भी वही है। कुछ लोग दोस्ती के लिए देख रहे हैं तो कुछ लोग लालच और बेचैनी से।